नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हार्वर्ड इंग्लिश क्लासेस में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ओड टू वेस्ट विंड। ओड टू वेस्ट विंड जो लिखी गई है वो पीबी शैली मतलब पर्सी बिश शैली के द्वारा लिखी गई है। और जो पर्सी बिश शैली थे वो एक रोमांटिक पोइट थे। ले हंट के साथ कीट्स और पर्सी बिश शैली ये सारे के सारे रोमांटिक पोइट के अंदर जाने जाते हैं और उन्हीं के साथ ये भी थे। इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म हुआ था 4 अगस्त 1792 को वेस्ट ससेक्स में हुआ था, इंग्लैंड के अंदर। और इनकी जो डेथ थी वो 8 जुलाई 1822 को हुई थी। तो इस पूरे इन्होंने अपने जीवन में 30 ईयर बहुत कम एज होती है, लेकिन 30 ईयर में ये इतना कुछ कर गए कि वास्तव में इनकी जो कविताएं हैं वो लोगों के लिए सिर्फ मनोरंजन का, जो एंटरटेनमेंट का ही जो एक सोर्स नहीं थी, इसके अलावा इसके अंदर जो ग्रेट लिटरेचर है वो भी देखने को मिलता है हमें। जो पीबी शैली की जो पोइट्री है या इनके नॉवेल्स हैं, इन्होंने प्रोज भी लिखा है, इन्होंने ड्रामा भी लिखा है। तो आओ बात करते हैं, हम थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ पाएंगे क्योंकि हमारी जो पोएम ऑलरेडी बहुत लंबी है। ये जो थे एक लिरिसिस्ट थे, फिलोसफिकल पोइट थे। उसके अलावा आपको पता है कि रोमांटिक एरा के थे तो रोमांटिक पोइट भी थे। और मैं इन सब के अलावा ये क्या थे, एक रिवोल्यूशनरी पोइट के रूप में भी जाने जाते। बहुत ज़्यादा रिवोल्यूशनरी पोइट थे, बहुत ही रिवोल्यूशनरी थे ये। पिता थे इनके जो टिमोथी शैली थे। और टिमोथी शैली क्या थे, जहाँ इनका जन्म हुआ था हराशम में, वहाँ पर क्या थे, इनके पिता एक पॉलिटिकल पावर के अंदर थे। इनकी माता थी जो वह एलिजाबेथ पिलफोर्ड थी, जो क्या थी, हाउसवाइफ थी और एक बहुत बड़े लैंडलॉर्ड की बेटी थी। अब शैली की मैरिज की बात करें तो मैरिज इनकी सबसे पहले जो मैरिज हुई थी वो हैरियट जो वेस्टब्रुक है उनके साथ हुई थी। क्या हुआ था कि जैसे ही इन्होंने मैं थोड़ा बता दूँ इसके बारे में। जब इन्होंने लिखा था द नेसेसिटी ऑफ एथेजियम, इन्होंने 1811 में लिखा था, जब ये अपने कॉलेज के अंदर पढ़ रहे थे। तो इन्होंने जब ये लिखा ना, तो लिखने के बाद जो कॉलेज प्रशासन था, एडमिनिस्ट्रेशन थे, इसके खिलाफ़ हो गए। इसके खिलाफ़ होने के बाद इसे क्या किया, वहाँ कॉलेज से निकाल दिया। जब कॉलेज से निकाला तो कॉलेज से निकालने के बाद इसके पिता ने भी इसे घर नहीं घुसने दिया, वहीं से इसे कह दिया कि अपना मुंह मत दिखाना। तो ये क्या हुआ, वहाँ से लंदन चले गए। अब जैसे ही लंदन आए ना, तो लंदन में उनकी जो मुलाकात हुई थी वो हैरियट वेस्टब्रुक से हुई थी। और वहाँ जाकर इन्होंने क्या किया, हैरियट वेस्टब्रुक से मैरिज कर ली। अब हैरियट वेस्टब्रुक से जब मैरिज कर ली तो इनका क्या हुआ कि आपस में जो तालमेल नहीं बैठा, और तालमेल ना बैठने की वजह से हैरियट वेस्टब्रुक ने क्या किया, सुसाइड कर ली थी आप बाद में। उसके बाद 1816 में क्या हुआ, इनकी जो शादी थी वह मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट से हुई थी। और इनके साथ इनकी लाइफ चलती रही आगे, कहाँ तक, इनकी लाइफ 1822 तक चलती रही। अब आगे बात करते हैं हम इनके बारे में, इनके वर्क्स के बारे में। तो वर्क्स को देख लेते हैं, क्योंकि इनकी लाइफ को अगर मैं लाइफ के बारे में बताना चाहूँ तो बहुत कुछ हो जाएगा, तो इसीलिए अपने वर्क पे चलते हैं सीधा। वर्क्स की बात करें तो इनके जो फेमस वर्क है, स्टार्टिंग तो वैसे इन्होंने अपना जो 1820 में एक गॉथिक नावल लिखा था, गॉथिक नावल लिखा था इन्होंने। और उस गॉथिक नावल का नाम था, मैं आपको इसको कमेंट बॉक्स में बता दूंगा, इस गॉथिक नावल का नाम क्या था। तो गॉथिक नावल लिखा था इन्होंने, और उस गॉथिक नावल से इन्होंने क्या कर दिया, अपनी शुरुआत कर दी थी। 2 गॉथिक नावल लिखे थे, उनके नाम आपको कमेंट बॉक्स के अंदर बता दूंगा। फिर इन्होंने क्या लिखा, द नेसेसिटी ऑफ एथिज्म लिखा 1811 में, जिसकी वजह से इसको अपना जो कॉलेज था वो छोड़ना पड़ा। पॉलिटिकल ऐसे ऑन द एग्जिट स्टेट ऑफ द थिंग्स, ये 1811 में लिखा था इन्होंने। अलस्टर के बारे में पूछा गया है बहुत बार, 1816 में लिखा था। स्टैंजा रिटन इन डिजेक्शन 1818 में लिखा गया था। पीटर बेल द थर्ड, ये 1819 में लिखा था। ये स्टायर है भाई वर्ड्सवर्थ के ऊपर। और आपको पता है कि वर्ड्सवर्थ को जो पॉलिटिकल यूनिक कहा है वह पीबी शैली ने ही कहा है। अब आगे चलते हैं, ओड टू वेस्ट विंड बिल्कुल जो हम पढ़ रहे हैं, ओड टू वेस्ट विंड इन्होंने 1819 में लिखी थी और 1820 में ये पब्लिश्ड हुई थी। 1819 के बिल्कुल लास्ट में लिखी थी, दिसंबर के महीने के, ऑटम की बात कर रहा है ना वेस्ट विंड के अंदर। तो वेस्ट विंड के अंदर जो ऑटम की बात कर रही है, तो उससे भी पता चल रहा है हमें कि ये बिल्कुल 1819 के लास्ट में लिखी थी, लेकिन पब्लिश हुई थी वह 1820 में हुई थी।
टू स्काईलार्क पोएम आपने पढ़ी है। द मास्क ऑफ द अनार्की आपने सुना है, नाम काफ़ी फेमस है। इंग्लैंड, द सेंसी इनका एक ड्रामा है छोटा सा जो ट्रेजडी है और जिसके 5 एक्ट्स हैं। प्रोमीथियस अनबाउंड, ये भी एक क्या है, लिरिकल ड्रामा है जिसके 4 एक्ट्स हैं। और ये जो प्रोमीथियस अनबाउंड है ना, यह ओड टू वेस्ट विंड के साथ दोनों इकट्ठे पब्लिश्ड हुए थे। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखें। जो इनकी मेन राइटिंग्स है वो मैंने ले ली है, अदरवाइज़ इन्होंने प्रोज भी लिखी है, ध्यान दें। इन्होंने पोइट्री भी लिखी है, इन्होंने नॉवेल्स भी लिखे हैं, इन्होंने ड्रामा भी लिखा है, तो बहुत कुछ लिखा है इन्होंने। लेकिन इनकी जो मेन चीज़ थी वो मैंने इसके अंदर ऐड कर ली गई है। आगे चलते हैं अपने ओड टू वेस्ट विंड। ओड टू वेस्ट विंड जो है मैंने आपको पहले बताया है 1819 में लिखी है, फ्लोरेंस इटली के अंदर लिखी गई थी। और उसके पास में एक जंगल था, वहीं जब ये घूमने गए थे तो तब इन्होंने ये जो अपनी पोएम है वो लिखी थी। इनके माइंड में ये आइडिया आया ओड टू वेस्ट विंड का, तब इन्होंने ये पोएम जो अपनी थी वो लिखी थी। ये एक प्रेयर है। प्रेयर किसको है? ये वेस्ट विंड को है। वेस्ट विंड को उन्होंने गोडेज माना है किसी तरह से, तो उनको वो एक तरह की प्रेयर कर रहा है। और प्रेयर करने वाला कौन है? प्रेयर करने वाला खुद ये शैली है। शैली मैंने आपको पहले बताया कि रिवोल्यूशनरी थे। ये क्या करता है कि दुनिया की जितनी भी बुरी पुराने रीति रिवाज हैं उनको उखाड़ फेंकने की बात करता है और उसकी जगह पर एक नई चीज़ को स्थापित करने की बात कहता है कि नई दुनिया स्थापित हो, नए विचार स्थापित हों, नई चीज़ें हैं, जो नई सोच है वो पनपे लोगों के अंदर। जो पुरानी चीज़ें उनको क्या करो, आप उखाड़ फेंको। ऐसा वो वेस्ट विंड से प्रेयर कर रहा है यहाँ पे। और ये जो पोइट्री है, ये जो पोएम है वो टर्जा रीमा में लिखी गई है। टर्जा रीमा जो क्या है, टर्जा रीमा ये एक इटालियन वर्स है। तो इसमें क्या होता है, इटालियन वर्स के अंदर टर्जा रीमा के अंदर एक स्टैंजा होता है। स्टैंजा कैसा होता है? स्टैंजा 14 लाइन का होता है, ध्यान दें। 14 लाइन्स का स्टैंजा होता है, लेकिन सोनेट नहीं होता। ये क्या होता है, इसके अंदर 3-3 लाइन के हैं जो वो होंगे 4 स्टैंजाज। इनकी जो 3-3 लाइन की राइम स्कीम कैसी होगी, जैसे पहले की राइम स्कीम होगी ए बी ए, तो दूसरी की हो जाएगी बी सी बी, तीसरे की हो जाएगी सी डी सी, उसके बाद हो जाएगी ई एफ ई। तो इस तरह से इनकी राइम स्कीम है जो आगे चलती रहती है। 14 लाइन्स होती हैं, लेकिन इन 14 लाइन्स को टर्जा रीमा के अंदर कभी भी 2 पार्ट्स में नहीं बांटा जाता। अगर सोनेट्स की बात करें तो सोनेट्स कैसे होते हैं, वह सोनेट जो होते हैं ऑक्टेव और सेसेट 2 पार्ट होते हैं। अगर पेट्रार्कन सोनेट की बात करें, अगर हम इंग्लिश सोनेट की बात करें तो उसमें भी क्या था, 4 जो स्टैंजा होते हैं और लास्ट में 3 स्टैंजा होते हैं और लास्ट में एक कपलेट होता है। तो इस तरह से उसकी जो 14 लाइन पूरी होती है। लेकिन इसका जो 14 लाइनों का फॉर्मेशन है वो टोटली डिफरेंट है। लास्ट में एक कपलेट होता है। तो इस चीज़ों को ध्यान रखिए आप। ये 3-3 लाइनों की बात कर रहा है, ये 4 स्टैंजा हैं और उनमें क्या होता है, 3 स्टैंजाज होते हैं और लास्ट में कपलेट होता है जो इंग्लिश सोनेट की बात करें। अदरवाइज पेट्रार्कन सोनेट में तो ऑक्टेव और सेसेट का जो भाग होता है। आगे हम चलते हैं ओड टू वेस्ट विंड की तरफ बढ़ते हैं, पढ़ते हैं अपनी जो महान कविता है और आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में है। हर बार इससे 4 या 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो करते हैं शुरू। कहता है कि ओ वाइल्ड वेस्ट विंड, दो ब्रीथ ऑफ ऑटम्स बीइंग, दो फ्रॉम हुज अनसीन प्रेजेंस द लीव्स डेड आर ड्राइवन लाइक घोस्ट फ्रॉम ऑन एन एन्चेंटर्स फ्लिंग। यहाँ तक इसका जो पहला पैराग्राफ है, लेकिन मैं इसको पूरे को पढ़ देता हूँ। चलो इसका एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं एक बार। क्या है, कहता है कि ओ वाइल्ड वेस्ट विंड। तो देखें ओपनिंग ही है जो पोएम की वो एपोस्ट्रोफी से होती है। देखो यहाँ पे जब हम इसकी ओपनिंग करते हैं तो हम पाते हैं कि 3 जो फिगर ऑफ स्पीच यूज़ हो रहे हैं, एक एपोस्ट्रोफी है, एक वाइल्ड वेस्ट विंड एलिट्रेशन है और उसके साथ साथ ही पर्सोनिफिकेशन भी है यहाँ पर। तो ध्यान दें, पर्सोनिफिकेशन, एलिट्रेशन और एपोस्ट्रोफी। लेकिन जो ओपनिंग है पोएम की वो किससे होती है? ओ से क्या है, डायरेक्ट एड्रेसिंग है। एड्रेसिंग किसको है? वेस्ट विंड को है। तो जब हम क्या करते हैं, किसी चीज़ को एड्रेस करते हैं और उसके साथ ये एक्सक्लेमेटरी मार्क जो लगाते हैं, यहाँ लगा नहीं है, लगना चाहिए, लगाते हैं, तो वो क्या होता है, डायरेक्ट एड्रेस है। तो एड्रेसिंग में क्या होता है, जब डायरेक्ट एड्रेसिंग करते हैं तो वो एपोस्ट्रोफी कहलाता है। पोएम की ओपनिंग एपोस्ट्रोफी से होती है। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए द वेस्ट विंड पोएम ओपन विद एलिट्रेशन एंड पर्सोनिफिकेशन, एपोस्ट्रोफी और एक कोई और नन ऑफ दीज दे दिया जाए, तो आप इस चीज़ का ख्याल रखें कि जो इसकी ओपनिंग होती है वो एपोस्ट्रोफी से होती है।
उसके बाद एलिट्रेशन है और उसके बाद पर्सोनिफिकेशन है और एलिट्रेशन दोनों हैं जो इकट्ठे आ जाते हैं। क्या कहता है कि ओ वाइल्ड वेस्ट विंड। मैं इसके जितने भी फिगर ऑफ स्पीच हैं वो इसके लास्ट में बात कर लूँगा, मैं पहले इसका एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ मैं। ओ वाइल्ड वेस्ट विंड दो ब्रीथ ऑफ ऑटम्स बीइंग। क्या ओ जो पश्चिमी हवा, अरे ओ वाइल्ड वेस्ट विंड तुम क्या हो, तुम पतझड़ का जीवन हो, तुम पतझड़ की आत्मा हो। यहाँ ब्रीथ से मतलब आत्मा से है कि तुम पतझड़ का क्या हो, जीवन हो, उसकी आत्मा हो। दो फ्रॉम हुज अनसीन प्रेजेंस द लीव्स डेड आर ड्राइवन। क्या तुम वो हो जो दिखती नहीं हो, अनसीन प्रेजेंस। तुम्हारी प्रेजेंस कैसी है, अनसीन है, तुम दिखती नहीं हो, लेकिन तुम्हारी शक्ति से क्या होता है, जितने भी मरे हुए पत्ते हैं उनको क्या किया जाता है, उड़ा दिया जाता है, उनको धकेल दिया जाता है। लाइक गोस्ट फ्रॉम एन एन्चेंटर्स फ्लिंग, उसी तरह से धकेल दिया जाता है जैसे कि क्या करती है एक जादूगर की छड़ी, एक जादूगर की जो एन्चेंटर की छड़ी होती है उसकी छड़ी से क्या करते हैं, जैसे भूत डरते हुए भागते हैं ना, उसी तरह से तेरी प्रेजेंस से क्या होता है, मरे हुए जो पत्ते हैं, जो झड़े हुए पत्ते हैं, वो क्या करते हैं, उड़ के तेरे आगे आगे भागते हैं। तो इस पोएम के अंदर एक चीज़ और यूज़ हुई है, इन्वर्जन। इन्वर्जन बहुत यूज़ हुआ है पोएम के अंदर, तो उसकी भी हम बात करेंगे, इन्वर्जन क्या होता है। आगे क्या कहता है पोइट, कैसे पत्ते हैं, येलो, ब्लैक, पेल एंड हेक्टिक रेड, pestilence stricken multitudes, oh thou who chariots to their dark wintry bed, the winged seeds। यहाँ तक मैं पढ़ाता हूँ। कहता कि कैसे पत्ते जो कि तुम्हारी उपस्थिति से भाग जाते हैं, वो पत्ते हैं, चाहे वो पत्ते पीले हैं, काले पड़े हुए हैं, या हल्के पीले हैं या हल्के लाल हैं, वो सब के सब पत्ते क्या होते हैं, तेरी उपस्थिति होते ही ऐसे भागते हैं जैसे जादूगर की छड़ी से भूत भागते हों। पेस्टिलेंस स्ट्राइकन मल्टीट्यूड्स, ऐसे पत्ते जिनको की कोई महामारी हो चुकी है, जिनको की कोई बीमारी हो चुकी है, छुआछूत, छूत की बीमारी जिसे कहते हैं अपने, ऐसी बीमारी, छूत की बीमारी जो उन्हें हो चुकी है, ऐसी बीमारी है उनको, और वो क्या है कि तेरे आगे आगे भाग रहे हैं। यहाँ पर जो पॉइंट क्या करता है, जो पुराने रीति रिवाज हैं, जो पुरानी कस्टम्स हैं, उनको उखाड़ फेंकता है। जो मर चुके हैं, जिनको कि एपिडेमिक हो गई है, कोई बीमारी हो गई है, ऐसे रीति रिवाजों को, ऐसी थॉट्स को कवि क्या करना चाहता है, उखाड़ फेंकना चाहता है। किसके जरिए से, वेस्ट विंड के जरिए से। कहता ओ दो हु चैरियस टू दियर डार्क विंट्री बेड द विंग्ड सीड्स वेयर दे लाई कोल्ड एंड लो। तुम क्या हो, तुम ले जाती हो, चैरियट्स का मतलब होता है ले जाना। तुम क्या करती हो, ले जाती हो किनको, बीजों को। कहाँ ले जाती हो, उनके डार्क विंट्री बेड के अंदर। डार्क विंट्री बेड का मतलब है, आप देखो कि आपने साइंस के अंदर पढ़ा होगा कि जो बीज हैं वो क्या होते हैं, एक से दूसरी स्थान पर जाते हैं, हवा से उड़कर भी जाते हैं। तो हवा क्या करती है, वो बीज जब हवा के माध्यम से एक से स्थान दूसरे स्थान पर जाते हैं तो वहाँ पर जाके वो क्या करते हैं, अंकुरित होते हैं, फूट जाते हैं, है ना। तो उसी तरह से वो कहता है कि तुम वही हो, क्या करती हो, जो बीजों को ले जाती हो। कहाँ पर ले जाती हो, धरती के अंदर, उनके डार्क विंट्री बेड के अंदर लेके जाती हो उन सीड्स को। ऐसे सीड्स जो क्या होंगे, कुछ देर बाद अंकुरित होंगे, उन बीजों को तुम ले जाती हो, इस धरती के अंदर दबा देती हो। वेयर दे लाई कोल्ड एंड लो, और इस धरती के अंदर वो तब तक दबे रहते हैं, इस ठंड के अंदर दबे रहते हैं। कब तक दबे रहते हैं, जब तक दाइन अज्योर सिस्टर ऑफ द स्प्रिंग शैल ब्लो हर क्लेरियन ओवर द ड्रीमिंग अर्थ एंड फिल विद लिविंग ह्यूज एंड अडोर्स प्लेन एंड हिल्स। मैं ऊपर का पहले बता दूं आपको। कहता कि तुम क्या करती हो कि उन बीजों को ले जाती हो, कहाँ पर ले जाती हो, इस धरती के अंदर दबा देती हो, और वो बीज तब तक एक शव की भांति, लाइक अ कॉप्स, एक शव की भांति इस धरती के अंदर पड़े रहते हैं। उसी शव की भांति जैसे कि कोई सी मुर्दे का शव शमशान घाट में पड़ा हो, इस धरती के अंदर पड़े रहते हैं। तब तक पड़े रहते हैं जब तक क्या होता है, तुम्हारी जो सिस्टर है, तुम्हारी ही जो बहन है अज्योर, है ना, स्प्रिंग की जो हवा है, तब तक ना आए बसंत की हवा। और वो बसंत की हवा आकर क्या करेगी, इन बीजों के ऊपर अपनी बारिश करेगी, अपनी जो ट्रम्पिट है, क्लेरियन है, अपना जो
एक वाद्य यंत्र है क्लेरियन जिसको बोलते हैं ट्रम्पिट, जब तक वो अपनी ट्रम्पिट बजाएगी इनके ऊपर तो ये क्या होएगी, जितनी अर्थ जितनी धरती सो रही है इस धरती को क्या करेगी, वो जगा देगी और जगा के क्या कर देगी, इसको भर देगी रंगों से, खुशबू से। ये पहाड़ियाँ, ये मैदान सब खुशबू से भर जाएंगे। कैसे भरेंगे, देखो जो वेस्ट विंड है उसने बीजों को वो लेके गई, धरती के अंदर दबा दिया। अब अज्योर सिस्टर आएगी वेस्ट विंड की, वो क्या करेगी, उसके ऊपर बारिश करेगी। बारिश करने के बाद क्या हो जाएगी, धरती जो पतझड़ के अंदर सो गई थी वो जागेगी। जागने का मतलब है कि उसके ऊपर नए जो फसल उगेगी, नए पौधे उगेंगे और नए पौधे क्या करेंगे, वो धरती को जगा देंगे। जगाने के बाद क्या होगा, उनके अंदर फूल आएंगे, उनके फूल आएंगे, रंग बिरंगे फूल होंगे। धरती है जो अलग अलग प्रकार के रंगों से, ह्यूज़ रंगों से भर जाएगी और चारों तरफ है जो खुशबू फैल जाएगी। कहाँ कहाँ खुशबू आएगी, इन मैदानों में, इन पहाड़ों में, हर जगह खुशबू फैल जाएगी। तो खुशबू कौन ला रहा है, खुशबू भी वेस्ट विंड ही ला रही है और उसके साथ साथ उसकी जो अज्योर सिस्टर है वो भी इस खुशबू को लाने वाली है। ड्राइंग स्वीट बर्ड्स लाइक फ्लॉक्स टू फीड इन एयर, इससे क्या होएंगी, कलियाँ प्रस्फुटित होएंगी और हवा के अंदर उसी तरह से ये झूलेंगे फूल जैसे कि कोई पक्षियों का झुंड उड़ रहा हो। ऐसा बनेगा तेरे करने से ही, किसके करने से, वेस्ट विंड के करने से, क्योंकि वेस्ट विंड ही है जो उन बीजों को क्या करेगी, उस धरती के अंदर लेके जाएगी। आगे क्या कह रहा है, वाइल्ड स्पिरिट विच आर मूविंग एवरीवेयर डिस्ट्रॉयड एंड प्रिजर्वर हियर ओ हियर। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कवि, जो वेस्ट विंड को वाइल्ड स्पिरिट कह रहा है कि अरे ओ वाइल्ड स्पिरिट विच आर मूविंग एवरीवेयर, कि तू एक ऐसी आत्मा है जो हर जगह पर आ जा रही है और आ जाके क्या कर रही है, डिस्ट्रॉयर एंड प्रिजर्वर, तू क्या कर रही है, विनाशकर्ता भी बन रही है और तू सुरक्षा भी कर रही है। हियर ओ हियर, अरे सुनो ओ सुनो वेस्ट विंड। अब देखो डिस्ट्रॉयर एंड प्रिजर्वर कैसे है कि आपको पता है कि वेस्ट विंड क्या कर रही है, पहले तो जितने भी पत्ते हैं जो पीले हैं पेड़ों के ऊपर लगे हुए हैं उनको सबको क्या करेगी, झाड़ देगी। झाड़ने के बाद क्या हो जाएंगे, कोई पत्ता नहीं रहेगा उनके ऊपर, धरती पूरी तरह से शांत हो जाएगी। लेकिन वही क्या कर रही है, यहाँ पे डिस्ट्रॉयर होगी, लेकिन जैसे ही वो नए बीजों को धरती के अंदर दबा देगी और वो तब तक उसमें दबे रहेंगे जब तक कि अज्योर सिस्टर आकर क्या करेगी, पश्चिमी हवा, जो दूसरी पश्चिमी हवा आकर क्या करेगी, उनके ऊपर बारिश ना कर देगी, तब तक वो उसके नीचे दबे रहेंगे और फिर क्या होगा, उसके अंदर से ही फूल, फल, फसल और धरती के ऊपर फिर से हरियाली छा जाएगी। तो यहाँ पर जो है वेस्ट विंड दोनों का काम कर रही है, डिस्ट्रॉयर का काम भी कर रही है और प्रिजर्वर का काम भी कर रही है। तो ये था इसका फर्स्ट स्टैंजा। तो फर्स्ट स्टैंजा के बाद हम देखते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से फिगर ऑफ स्पीच यूज़ हुए हैं। तो पहला ही मैंने आपको बता ही दिया था, यहाँ पर जो यूज़ हुआ है एपोस्ट्रोफी है, एपोस्ट्रोफी के बाद एलिट्रेशन, एलिट्रेशन के बाद पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन यहाँ पर दो का हुआ है, एक तो हुआ है वेस्ट विंड का और एक जो दूसरी हवा है इसकी जिसको सिस्टर कहा गया है, अज्योर सिस्टर, उसका यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन हुआ है। दो का पर्सोनिफिकेशन यहाँ पे किया गया है, एक अज्योर सिस्टर का और एक वेस्ट विंड का। उसके बाद यहाँ पे पत्तों का भी पर्सोनिफिकेशन किया गया है। ध्यान दें कि पत्ते जैसे भाग रहे हैं तो पत्तों को भी यहाँ पे ह्यूमन लाइफ की तरह यूज़ किया गया या घोस्ट की तरह उनको यूज़ किया गया है। तो उसके बाद आप देखें यहाँ पर जो पोइट है वह सिमली को यूज़ कर रहा है। सिमली में कैसे कि यहाँ पर पोइट ने क्या किया है, जो कंपैरिजन किया है, किसके साथ कंपैरिजन किया है, जो पत्ते हैं पत्तों को उसने क्या कहा है, घोस्ट कहा है। आगे चलते हैं अपने, यहाँ पे फिर क्या किया है, हु चैरियस्ट, ये भी क्या करता है हमें जो इसके पर्सोनिफिकेशन का बारे में बताता है। इसके अंदर जैसे हमने आगे यहाँ पे अज्योर सिस्टर है, ये भी क्या है, पर्सोनिफिकेशन है। यहाँ पर ये क्या है, एलिट्रेशन है। और ये क्या है, ये एंटीथीसिस है, डिस्ट्रॉयड एंड प्रिजर्वर, ये एंटीथीसिस है, इसका आप ध्यान रखें। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे एक चीज़ और है कि ओ जो संबोधन डायरेक्ट कितनी बार बोला है, यहाँ पे एक बार उन्होंने बोला स्टार्टिंग में, फिर उन्होंने उसको फिर
यहाँ पे फिर एपोस्ट्रॉफी का यूज़ किया है, संबोधित किया है, डायरेक्ट एड्रेसिंग किया है यहाँ पे, और यहाँ पे हियर 3 और ये 4 बार उन्होंने क्या किया है, वेस्ट विंड को डायरेक्ट एड्रेस्ड किया है यहाँ पर। तो इस तरह से इसका जो पहला स्टैंजा था, उम्मीद है आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट स्टैंजे के लिए क्या करें, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपने बेल आइकन को भी नहीं दबाया तो उसको दबा के छोड़ें, ताकि आने वाले टाइम में जो भी कोई मैं वीडियो अपनी अपलोड करूं तो वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और दूसरी बात है कि रीड के लिए भी जो ग्रामर है वो शुरू किया जाएगा बहुत जल्दी ही, और तब तक के लिए आप इनको वॉच करें। थैंक यू।